हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धारणोदया। आई एम योर टीचर एंड मेंटर अभिषेक परियार। आज हम लोग भारतीय संविधान के पार्ट 1 भारत और उसके राज्य क्षेत्र को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 को समझेंगे। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ स्टेट में 1947 से पहले की स्थिति तथा 1947 के बाद की स्थिति को समझेंगे। चलिए देखते हैं। आपके सामने भारत और उसके राज्य क्षेत्र, ये पार्ट 1 का जिक्र हो रहा है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भारत और उसके राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक के आर्टिकल का जिक्र आएगा। आपके सामने आर्टिकल लिखे होंगे, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, उनको समझेंगे। थोड़े क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 लिखा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन का नाम लिखा है और उसके क्षेत्र लिखे हैं, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, देखिए। इंडिया दैट इज भारत, दो नाम लिखे हुए हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन। इस शब्द को पकड़ के रखना, यूनियन को हम लोग समझने वाले हैं। जिस वर्ड पे अंडरलाइन करेंगे उन शब्द को समझना है जहां से सवाल बन सकते हैं। The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। इसको भी देखना, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है क्या, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज, राज्य और जो क्षेत्र हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में शामिल हैं। फर्स्ट शेड्यूल अनुसूची है, अनुसूची संविधान में 12 है, जो पहले 8 हुआ करती थी। इनको किसी दिन समझेंगे। द टेरिटरी ऑफ इंडिया अलग शब्द है, देखना, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इससे पहले यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, क्या क्या शामिल होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया में, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज, दो तो हो गए, एक राज्य हो गए और एक संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हो गए। साथ में सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड किसके द्वारा, कौन एक्वायर कर सकता है, ठीक है। इसको समझेंगे हम, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इससे संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो हमें पता चल रहा है कि इंडिया का नाम क्या है, दो चीज़ें, और इंडिया की पॉलिटी क्या है, इंडिया में व्यवस्था कैसी है, राज्य व्यवस्था कैसी। तो नेम में क्या पता चला हमें कि नेम में लिखा हुआ है इंडिया भी उसका नाम लिखा हुआ है या भारत भी लिखा, इंडिया दैट इज भारत। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी यूनियन है। यूनियन समझ में नहीं आया अगर, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनियन एक पॉलिटी है, तो सर इसके अलावा भी पॉलिटी होती हैं क्या, तो हाँ होती हैं। जैसे एक हम मान लेते हैं एक यूनियन है और एक फेडरेशन है, दो तरीके की पॉलिटी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हम समझ जाएंगे। कोई भी ग्रुप यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है, और उस ग्रुप को हम मान लेते हैं कोई वो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, या वो पॉलिटी है। यूनियन जिन यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है उसमें यूनिट्स तो डिस्ट्रक्टिबल होती हैं, लेकिन ग्रुप इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इसका क्या मतलब है, समझते हैं। फेडरेशन में क्या होता है, जो यूनिट्स होती हैं ये भी इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं, और ग्रुप ये तो होता ही है इनडिस्ट्रक्टिबल। समझना, एग्जाम्पल अब देखना जरा तो समझ में आ जाएगा। यूनियन का एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल इंडिया है, आपके सामने लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और फेडरेशन का एक एग्जाम्पल यूएसए है। यूनियन क्यों बोला गया, क्योंकि यूएसए जब फेडरेशन बना तो ये इन राज्यों के बीच में, इन यूनिट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट क्या था कि ना तो राज्य का स्वरूप बदलेगा और ना ही उनके ग्रुप का यानी फेडरेशन का स्वरूप बदलेगा। तो इस प्रकार की पॉलिटी को हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। हमारे यहाँ राज्यों ने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, यूनियन में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है। यूनियन में एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब राज्यों के स्वरूप को बदला जा सकता है, लेकिन यूनियन का स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। ऐसी बात लिखी हुई है आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में। अगर ये बात समझ में आ गई हो, हम लोग आगे चलते हैं।
द स्टेट्स, सब क्लॉज 2, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ, राज्य और उसके क्षेत्र, शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में शामिल होंगे, जो भी उसके क्षेत्र हैं। पहली अनुसूची तो 12 अनुसूची हैं, उनमें से एक में ये क्षेत्र लिखे हुए हैं, ठीक है। कहीं तो लिस्ट बनाई जाएगी क्या क्या क्षेत्र हैं, तो वो पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं। तीसरा सब क्लॉज, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको समझना, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्र, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, क्या क्या शामिल होगा, तो द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, राज्यों का क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, तो राज्य क्षेत्र और यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज का मतलब है संघ शासित प्रदेश, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें पहले हम सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स बोला करते थे, ठीक है। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड सर, एक्वायर्ड का मतलब क्या है, एक्वायर्ड कौन करेगा, इनको शामिल कौन कर लेगा भारत में, एक्वायर कौन करेगा, तो एक्वायर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सर कर सकती है क्या, किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को एक्वायर कर सकती है क्या, हाँ कर सकती है। क्यों, पिछली क्लास में हम लोग, प्रेम्बल की क्लास में हमने जाना था कि इंडिया सॉवरेन है, और सॉवरेन के मतलब में हमने जाना था क्या, कि इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में अगर कोई फ्री है तो उसे हम सॉवरेन बोलते हैं। तो क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन है, वो एक्वायर भी कर सकती है, लेकिन एक्वायर करेगी कैसे, वो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, जो भी आपसी सहमति होती है उसके द्वारा, या युद्ध में जीत करके एक्वायर किया जा सकता है। इसके लिए इंडिया फ्री है, क्योंकि इंडिया सॉवरेन है, ठीक है। ये आर्टिकल 1 कंप्लीट हुआ। आर्टिकल 1 में जो जो जानकारी हो सकती थी इसको। अब सवाल यह आया, फर्स्ट जो द स्टेट एंड टेरिटरीज हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे कैसे हैं, तो इसको हम अभी समझ लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में इसके स्वरूप को बदला गया है संविधान संशोधनों के द्वारा समय समय पर। फर्स्ट शेड्यूल में जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तब फर्स्ट शेड्यूल में 4 प्रकार के स्टेट्स का जिक्र था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। 4 प्रकार के स्टेट्स का जिक्र होता है। पार्ट ए में भी 9 स्टेट्स हुआ करते थे, पार्ट बी में भी 9 स्टेट थे, पार्ट सी में 10, और यहाँ सिंगल एक स्टेट अंडमान एंड निकोबार था। इनको समझेंगे बाद में, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट शेड्यूल में ये व्यवस्था थी। एक संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसके बाद ये 4 प्रकार के राज्यों की व्यवस्था को हटा करके केवल 2 प्रकार की व्यवस्था, पार्ट ए और पार्ट बी की व्यवस्था शामिल की गई। ये आर्टिकल 1 के बारे में जो जो संभावित बातें हो सकती थी या संभावित प्रश्न जहां जहां से बन सकते थे, उन सब बातों पे डिस्कशन हो चुका है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 2, ठीक है, इसको समझिए धीरे धीरे। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। 2 शब्द लिखे हुए हैं, इन दोनों शब्द पे समझ लेते हैं, आर्टिकल अपने आप समझ में आ जाएगा। एक शब्द है एडमिशन और एक शब्द है एस्टेब्लिशमेंट। न्यू स्टेट्स हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ है, नए राज्य हैं, इसका मतलब अभी तक बने नहीं हैं। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन किसका, समझो, ऐसे स्टेट्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एडमिशन किसका, जो स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ, इंडिया में शामिल नहीं है, इंडिया के बाहर कहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनको एडमिशन किया जा सकता है, उनको शामिल किया जा सकता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है, ऐसे स्टेट जो एग्जिस्ट तो करते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे स्टेट जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, काट छांट के उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान उस समय की बात है, आप जब ट्रांजिशनल पीरियड को देखेंगे 1947 के समय, जब भारत में बहुत सारी देसी रियासतें हैं जिनको 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें उनको आज़ादी दी गई थी कि चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें या फ्री रह सकती हैं। उस केस में कुछ ऐसे छोटी रियासतें भी थी जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, उनको इंडिया में इस्टेब्लिश करना है तो हमें इस शब्द का प्रयोग करना होता था, इस्टेब्लिशमेंट। ये उस दरमियान की बात है। सर इनका एग्जाम्पल क्या पॉसिबल है क्या, हाँ एग्जाम्पल एक एडमिशन का हम देख सकते हैं ना। एक हम
छोटा प्रिंसली स्टेट सिक्किम को देखते हैं। सिक्किम इंडिया में एडमिट किया गया, हम इसको जानेंगे इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट्स में, लेकिन सिक्किम इंडिया में एडमिट हुआ, एडमिशन हुआ उसका। आर्टिकल 2A ऐड किया गया था, संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन 1974 में आर्टिकल 2A ऐड किया गया। साथ में एक नई शेड्यूल 10th शेड्यूल भी ऐड की गई थी। एडमिट हो गया, तब इसका जो दर्जा था वो स्टेट का नहीं, इसका दर्जा एसोसिएट स्टेट का मिला हुआ। बाद में इसको स्टेट बना दिया गया 1975 में, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा से स्टेट बना दिया। ठीक है, ये है। तो एडमिशन हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट में उस समय जो देसी रियासतें थे उनको ऐड करके इंडिया में शामिल कर दिए गए थे, मर्ज करके भी बना दिए गए कुछ को। तो आर्टिकल 2 में केवल यही बातें हो सकती। ठीक है, आर्टिकल 3 को समझते हैं। आर्टिकल 3 को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, समझना शब्द फिर से मिला हमें सर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। उधर भी सर न्यू स्टेट था, लेकिन उधर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट था। अंतर समझना। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना। एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम। एरिया में बदलाव करना हो, बाउंड्री में बदलाव करना हो, नेम में बदलाव करना हो, किसका? सवाल ये है तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स का। जो स्टेट इंडिया में शामिल हो चुके हैं उनमें क्षेत्रफल में, सीमा में और नाम में बदलाव करना हो, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्य को बनाना हो, उसमें आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। देख लेते हैं इसमें सब क्लॉज में और कुछ लिखा है क्या। तो आर्टिकल 3 के सब क्लॉज में ए में लिखा हुआ है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी आर पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। समझना, बड़ी भाषा लिखी हुई है, छोटा कर देते हैं इसको, आसान कर देते हैं। फॉर्म अ न्यू स्टेट, नए राज्य को बनाना। कैसे? या तो सेपरेशन कर दें बाय यूनाइटिंग और सेपरेशन, तोड़ करके, या दो से ज्यादा राज्य क्षेत्रों को मिला करके एक नए राज्य को बना देना। कौन बनाएगा? कौन बना सकता है सर? इसके पावर किसके पास होगी? तो भाई सब कुछ जो भी होगा पॉलिटी में सब बाई लॉ होगा। कौन करेगा? तो पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट के पावर है, लेकिन पार्लियामेंट बाई लॉ। तो पार्लियामेंट बाई लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन, यानी पार्लियामेंट कानून के तहत नए राज्यों को बना सकती है। एग्जिस्टिंग स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। बी क्या है? इंक्रीज द एरिया, राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। इन डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, क्षेत्रफल को घटा सकती है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, सीमा में बदलाव कर सकती है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नाम को भी बदल सकती है। ठीक है, यह अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट कैसे करेगी? लॉ। लॉ कब बनता है? संविधान में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है लॉ बनने का, लॉ की परिभाषा वही है कि एक बिल पेश किया जाएगा, उस बिल पे डिबेट डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद जब संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हो जाएगा संसद में, तब कोई बिल लॉ बन सकता है। ये कहानी है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं देखते हैं जरा शुरुआत से। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो सवाल ये है, आर्टिकल 3 लागू होता है उन राज्यों के लिए जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है, फॉर्म न्यू स्टेट, यानी किसी राज्य को काट कर या दो से अधिक राज्यों को जोड़कर भी एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ये पावर लिखी है। ठीक है, अच्छा बी में क्या लिखा है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, क्षेत्रफल को भी बढ़ाया जा सकता है। डिमिनिश द एरिया, घटाया जा सकता है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, सीमा में बदलाव हो सकता है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नाम बदला जा सकता है। नाम बदले गए हैं क्या? हाँ बदले गए हैं, बाद में जानेंगे। अब देखते हैं इसको। सवाल आया आर्टिकल 1 में लिखा हुआ था, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। दो प्रकार के राज्यों का जिक्र है। ये हमने 7th शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में, वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में पार्ट ए और पार्ट बी की जो व्यवस्था है उसमें भी हमने देखा था।
अब सवाल ये है कि ये जो टेरिटरीज हैं ये तो एक्वायर किए जाएंगी, बाहर से आएंगी। ये जो दो टेरिटरीज हैं जो शामिल हो चुकी हैं भारत में, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इनमें देखते हैं। तो आर्टिकल 3 में सर ये जो बात लिखी हुई है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, केवल स्टेट बन सकता है क्या? सवाल। तो केवल स्टेट नहीं, कोई यूटी भी बन सकती है, यूनियन टेरिटरी भी बनाई जा सकती है। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं लिखा था, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी शब्द नहीं लिखा गया है, उसके लिए 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 ये जब एक्ट बना, तब से इस स्टेट में यूनियन टेरिटरी को भी शामिल किया गया है। तो अब इसमें क्या होगा? फॉर्म अ न्यू स्टेट आइदर यूनियन टेरिटरी बाय सेपरेटिंग टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। इसका क्या मतलब है? फॉर्म अ न्यू स्टेट में यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। तो प्रारंभ से शामिल नहीं थी, इसको 18वें संविधान संशोधन 1966 के बाद में शामिल किया गया इस व्यवस्था को, कि यूनियन टेरिटरी का भी नाम बदला जा सकता है, उसका नाम भी बदला जा सकता है और उसका नया स्टेट भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, एरिया में बदलाव और कमी ये तो देख ही सकते हैं। सर आर्टिकल 3 का कोई एग्जाम्पल है क्या हमारे पास? आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, अब तेलंगाना को देख सकते हैं। तेलंगाना कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। अब 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया। किसका प्रयोग किया गया? आर्टिकल 3 का। क्यों लिखा है? बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी राज्य से क्षेत्र को काट करके हम किसी नए स्टेट को बना सकते हैं, नए राज्य को बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास तेलंगाना है। यूटी भी अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को काट करके। ठीक है, आर्टिकल 4 में आते हैं। आर्टिकल 4 को समझिए, इसमें केवल प्रोसीजर को समझना है। उसमें क्या लिखा हुआ है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, 2 और 3 में के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, लॉ कैसे बनेंगे बताया, बिल होगा, संसद में पेश किया जाएगा और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है उसके बाद ही जब प्रेसिडेंट उसको अपेंड कर देंगे तभी वो एक्ट बन सकता है या लॉ बन सकता है। तो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द 4th शेड्यूल। सर आपने फर्स्ट शेड्यूल की तो चर्चा करी जिसमें राज्य लिखे हुए हैं, ठीक है। 4th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? 4th शेड्यूल में राज्यों को जो राज्यसभा में सीट आवंटित की जाती है, एलोकेट की जाती है, उनका जिक्र लिखा हुआ है, बाद में समझेंगे। एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कंसिक्वेंटल मैटर्स, इसको समझने की आवश्यकता नहीं, आप इसको आसान भाषा में इसी आर्टिकल 4 के सब क्लॉज 2 में एक बात लिखी हुई है, इस पे ध्यान देना है। नो सच लॉ एज अफोरसेड, ऐसा कोई कानून जो पहले कहा गया, शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 और 3 को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो उसे हम आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझेंगे। तो सर क्या समझेंगे? इसको हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस समझेंगे। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सर क्या होता है? इसका मतलब इसके अलावा भी प्रोसीजर होते हैं, हाँ, इनको जानेंगे किसी दिन। लेकिन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। जब वोटिंग होगी तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। जैसे अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता आर्टिकल 368 के तहत तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती। लेकिन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है जो कि आर्टिकल 4 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि इसे 368 संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, इसलिए इसे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सर सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सिंपल मेजॉरिटी में आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए। सवाल है किसका? तो ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जो भी उस हाउस में मौजूद है वोट करने के लिए उनका 50%, टोटल का नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% चाहिए। इतनी बात आर्टिकल 4 में लिखी हुई है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक को हमने डिटेल में समझा। इसके आगे का इवोल्यूशन ऑफ स्टेट हम अलग देखेंगे। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। नेम इंडिया, दैट इज भारत है, भारत और इंडिया दोनों नाम लिखे हुए हैं। यूनियन लिखा हुआ है। यूनियन का क्या मतलब होता है? सर हमने समझ लिया। यूनियन का मतलब है कि यूनियन में जो भी यूनिट होंगी
और जो भी एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, ये यूनिट्स का तो अपना अस्तित्व नहीं है क्योंकि उनको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो ग्रुप तैयार होगा, जो ग्रुप बनेगा वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब है ग्रुप कभी नहीं समाप्त होगा, यूनिट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हमने एग्जाम्पल देखा भी, सर आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को तोड़ के हमने तेलंगाना नया बना दिया, तो आंध्र प्रदेश का जो अस्तित्व था वो छोटा हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। फेडरेशन, कल को हम आंध्र प्रदेश का ही नाम बदल दें, ठीक है, फिर एक पॉलिटी हो गई यूनियन, दूसरी पॉलिटी हो गई फेडरेशन। फेडरेशन का एग्जांपल यूएसए है, उसमें क्या हुआ, राज्यों यानी यूनिट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि ना तो यूनिट्स डिस्ट्रक्ट की जा सकती हैं और ना ही वो ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा द स्टेट्स एंड टेरिटरीज सेल देयर ऑफ सेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। वो राज्य और क्षेत्र जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, हमने थोड़ी सी चर्चा करी है। फर्स्ट शेड्यूल में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसमें 4 प्रकार के राज्यों का जिक्र है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जिसमें टोटल 29 राज्यों का जिक्र है, जिसमें बदलाव आ गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। ये 4 की व्यवस्था को हटा करके केवल 2 पार्ट ए और पार्ट बी की व्यवस्था लागू की। ये हो गई बात फर्स्ट शेड्यूल की। टेरिटरी ऑफ इंडिया में सर क्या क्या शामिल होगा, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट शामिल होंगे, राज्य शामिल होंगे, यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होंगी। द फर्स्ट शेड्यूल जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे होंगे, और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो भविष्य में इंडिया एक्वायर करेगा। तो इंडिया के पास एक्वायर करने की पावर है क्या? हाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है एक्वायर, कैसे? बाई लॉज या युद्ध के द्वारा। और क्यों कर सकती है? क्योंकि इंडिया सॉवरिन है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे देख लेना आप थोड़ा सा, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया हमेशा, टेरिटरी ऑफ इंडिया ये जो शब्द है इसको समझना, ये यूनियन ऑफ स्टेट से बड़ा है। टॉपिक का नाम यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ जो लिखा है इसको समझना, टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स से बड़ा है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल स्टेट्स शामिल होते हैं, यानी उसमें क्या क्या नहीं शामिल होगा, वो ये जो टेरिटरीज जो एक्वायर किए जाएंगे और यूनियन टेरिटरीज ये शामिल नहीं होती हैं। यूनियन किसमें? यूनियन ऑफ स्टेट्स में। इसमें केवल राज्य शामिल होते हैं, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये तीनों शामिल होते हैं, यानी स्टेट्स भी शामिल होंगे, यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होगी, और टेरिटरीज वो जो एक्वायर किए जाएंगे, ये तीनों शामिल होते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा शब्द है किसकी तुलना में? यूनियन ऑफ स्टेट्स की तुलना में। ठीक है, आर्टिकल 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। आर्टिकल 2 देखते हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट। 2 शब्द लिखे हुए हैं, इनको जान लेना है केवल, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट। एडमिशन का मतलब क्या है? ऐसे राज्यों का प्रवेश जो कि एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन अभी इंडिया के बाहर थे, जैसे सिक्किम को हमने बाद में एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है? वो जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं था, उनको अगर क्रिएट करना हो तो एस्टेब्लिशमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया। नए राज्यों को बनाना हो, ऐसे राज्य जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। क्या क्या? न्यू स्टेट्स को बना सकते हैं। सर न्यू स्टेट को बना सकते हैं तो क्या यूटी को भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कब से? 18वें संविधान संशोधन 1966 से। ठीक है, तोड़ करके जोड़ करके किसी प्रकार से एक नया स्टेट या यूटी बना सकते हैं। इंक्रीज एरिया बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं? डिमिनिश द एरिया, घटा सकते हैं। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और अल्टर द नेम ऑफ। सर यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर डिमिनिश द एरिया को कम कर सकते हैं क्या? इसमें इस बात का मीनिंग शामिल है क्या कि किसी स्टेट के किसी एरिया को कट करके किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दिया जाए? ये पॉसिबल है क्या? सीड अवे टू एनी फॉरेन कंट्री? ये मन में अगर सवाल आए तो इसका जवाब ये है, ये पॉसिबल तो है, लेकिन सीड अवे करने के लिए हमें आर्टिकल 368 का पालन करना पड़ेगा, यानी संविधान संशोधन होगा और उसको सीड किया जा सकता है। ठीक है, इसकी चर्चा हुई थी बेरूबारी केस में। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, 2 और 3 को लागू कराना हो कानून बना करके, जिसमें आर्टिकल शेड्यूल 1 और 4th शेड्यूल में जो कि परिवर्तन हो रहा है। 4th शेड्यूल में क्या है बता दिया था, 1st शेड्यूल में तो नाम लिखे हुए हैं, और 4th शेड्यूल में राज्यों को जो सीट, राज्यसभा की सीट जो आवंटित की जाती है, एलोकेट की जाती है, उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उसमें यह बोला गया है 2 और 3 को लागू कराने के लिए जो भी कानून में बदलाव करना हो या जो भी कानून बनाने हो, उनको संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब क्यों बोल दिया गया ये? क्योंकि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से इनको पास कराया जाएगा, जिसमें केवल सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो
कॉन्सेप्चुअल पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स को देखने वाले हैं डिटेल में। थैंक यू।